इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो अंग कुछ ऐसा है जो बचपन की यादों को आज के जीवन की सबसे जटिल समस्याओं के साथ जोड़ देता है। बिल्कुल। स्कूल के दिनों में गणित की क्लास तो हर किसी को याद होगी। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखे हुए वो चिन्ह, प्लस माइनस, गुणा, भाग। जी, वो गणित के बुनियादी नियम। अक्सर इंसान सोचता है कि उन गणितीय नियमों का असल जिंदगी से, मानवीय भावनाओं से या रोजमर्रा के उलझे हुए रिश्तों से क्या लेना देना हो सकता है। मतलब वो तो सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए पढ़े जाते थे, है ना? बिल्कुल, वही तो। ब्लैक बोर्ड पर सीखी गई वो गुणा भाग की प्रक्रिया तो सिर्फ एक विषय था। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं वो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। और ये सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का आधार एक बहुत ही अनोखी और विचारोत्तेजक रचना है, जिसे लेखक बलजीत सिंह मितवा, जिन्हें दुनिया साइकोजीनियस के नाम से भी जानती है, उन्होंने लिखा है। और ये रचना गुरु चंद्रगिरी महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ लिखी गई है। जी, आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे गणित के साधारण चिन्ह, नियमों यानी साइन रूल्स का इस्तेमाल इंसानी स्वभाव, मनोविज्ञान और रोजमर्रा के जीवन के संघर्षों को सुलझाने के लिए किया जा सकता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे किसी ने गणित के प्लस और माइनस को इंसानी रिश्तों और टकराव से इतनी गहराई से जोड़ दिया है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मुझे ये देखकर बहुत अचरज हुआ कि कैसे प्लस और माइनस मानवीय भावनाओं का प्रतीक बन गए। ये वाकई एक बहुत ही बौद्धिक दृष्टिकोण है। इस पूरी रचना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह आम कोई साधारण शब्दों का खेल या तुकबंदी नहीं है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह एक बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। ये रणनीति हमें बताती है कि जब दुनिया में अच्छाई और बुराई का, या कहें सकारात्मकता और नकारात्मकता का टकराव होता है, तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। यानी लेखक ने एक मनोवैज्ञानिक गणितज्ञ की नजरिए से जीवन के संघर्षों को देखा है। बिल्कुल। गुरु चंद्रगिरी महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा और उनका एक खोजी मानसिक दृष्टिकोण इस पूरी रचना में साफ झलकता है। ये एक ऐसा चश्मा है जो सुनने वालों के लिए समाज के उस सच को सामने लाता है जिसे अक्सर आदर्शवाद के शोर में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मतलब मानवीय व्यवहार किसी गणितीय समीकरण से कम जटिल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। इस समीकरण को अगर हम श्रोता सामग्री की नजरिए से देखें तो लेखक के अनुसार इस दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह की विचारधाराएं हैं, या कहें कि दो तरह के सोचने वाले इंसान हैं। एक तरफ है सकारात्मक यानी पॉजिटिव लोग। हाँ, पॉजिटिव लोग। ये वो लोग हैं जो आशावादी हैं, अच्छाई में विश्वास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और दूसरी तरफ है नकारात्मक यानी नेगेटिव लोग। जी, जो निराशावादी हैं, जिनका स्वभाव थोड़ा विध्वंसकारी है, या जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो गणितीय सिद्धांत लागू होता है। हाँ, अब गणित का पहला नियम जो लेखक हमारे सामने रखते हैं वो है, जब एक प्लस का गुणा एक माइनस से होता है तो उसका परिणाम हमेशा माइनस ही आता है। यानी प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। इसे अगर असल जिंदगी में रखें तो जब एक सकारात्मक इंसान किसी नकारात्मक इंसान से टकराता है या उससे उलझता है तो अक्सर जीत नेगेटिव की ही होती है। ये निष्कर्ष पहली नजर में बहुत निराशाजनक लगता है ना? एक आम इंसान यही सोचता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होनी चाहिए, लेकिन ये गणितीय नियम एक अलग ही कड़वी सच्चाई बयां कर रहा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका व्यवहारिक सच। सुनने में भले ही ये कड़वा लगे, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र भी इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसा क्यों होता है असल में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सकारात्मकता की अपनी एक शुद्धता होती है, एक सज्जनता होती है। एक सकारात्मक व्यक्ति अक्सर नियमों से बंधा होता है, वो नैतिकता के दायरे में रहकर काम करता है। वह दायरे पार नहीं करना चाहता। सही बात है। वहीं दूसरी ओर नकारात्मकता के पास अक्सर चालाकी, आक्रामकता और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के हथियार होते हैं। यानी उन्हें किसी नियम की परवाह नहीं होती? बिल्कुल नहीं। एक नकारात्मक व्यक्ति को किसी नियम या नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य जीतना या सामने वाले पर हावी होना होता है। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो एक सीधा इंसान उस आक्रामकता को झेल नहीं पाता। जी, सकारात्मक व्यक्ति अक्सर तार्किक बहस करने की कोशिश करता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति भावनात्मक रूप से वार करता है।
इसी वजह से सकारात्मक इंसान की सज्जनता ही अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। मान लीजिए किसी दफ्तर में या किसी पारिवारिक विवाद में जब कोई बहुत ही अच्छा सीधा साधा इंसान किसी चालाक या कूटनीतिक व्यक्ति से किसी बात पर बहस करता है, तो वो सीधा इंसान सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा होता है। हाँ, वो ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति चीखने लगता है, इल्जाम लगाने लगता है या बातों को घुमा देता है। और ऐसे मुकाबले में वो सकारात्मक इंसान भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि सामने वाला इतने निचले स्तर पर कैसे जा सकता है। सीधी सज्जनता के पास उन तीखे प्रहारों का जवाब देने के लिए कोई ढाल नहीं होती। नतीजा ये होता है कि वो सकारात्मक इंसान अपनी मानसिक शांति बचाने के लिए थक हार कर पीछे हट जाता है। और समाज यही मान लेता है कि नेगेटिव जीत गया और पॉजिटिव हार गया। इस हार के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। पीछे हटने वाला इंसान अपनी अच्छाई के कारण ही पीछे हटता है, लेकिन उस प्रक्रिया में वो एक गहरी कुंठा का शिकार हो जाता है, जो कि बहुत दुखद है। और यहीं पर बलजीत सिंह मितवा जी का साइकोजीनियस दिमाग अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में सामने आता है। उन्होंने केवल इस निराशाजनक स्थिति का वर्णन नहीं किया है, बल्कि उसका एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक और गणितीय समाधान भी प्रस्तुत किया है। वो समाधान क्या है? वे स्पष्ट करते हैं कि अच्छाई का हार जाना कोई ब्रह्मांड का अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि यह केवल दो अलग अलग प्रकृतियों के बीच गलत रणनीति का परिणाम है। यानी अगर समीकरण के नियम गलत लागू होंगे तो परिणाम भी मन मुताबिक नहीं आएगा। एकदम सही। संघर्ष के मैदान में केवल अच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि किस विरोधी के सामने कौन सा गणितीय सूत्र इस्तेमाल करना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक बहुत ही उत्साह और एक मनोवैज्ञानिक धार के साथ इस बड़े ट्विस्ट को पेश करते हैं। वो ट्विस्ट जो पूरी सोच बदल देता है। वो कहते हैं कि लेकिन उसको हराना है तो नेगेटिव हो जाओ। यही मैथमेटिक्स का सिद्धांत है, यानी गणित का दूसरा नियम। हाँ, जब एक माइनस का गुणा दूसरे माइनस से होता है तो परिणाम हमेशा एक प्लस आता है। माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। यह विचार अपने आप में दिमाग को झकझोर देने वाला है। इसका मतलब है कि अगर सामने एक बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति खड़ी है तो अपनी सज्जनता का चोला उतार कर उसी की तरह नकारात्मक होना पड़ेगा, तभी परिणाम सकारात्मक यानी जीत के रूप में मिलेगा। यह सोच पारंपरिक उपदेशों से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है। इस साइकोजीनियस शैली की गहराई और इसके छिपे हुए अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। नकारात्मकता को हराने के लिए खुद नेगेटिव बनने का मतलब यह कतई नहीं है कि एक अच्छा इंसान हमेशा के लिए अपनी अच्छाई छोड़ दे और एक बुरा इंसान बन जाए। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका अर्थ है रणनीति में एक सामरिक बदलाव। इसका मतलब है सामने वाले को उसी की भाषा में उसी स्तर की तीव्रता के साथ और उसी चालाकी से जवाब देना, यानी उसी की चाल उसी पर भरी पड़े। जी, जब सामने वाला व्यक्ति हेरफेर कर रहा हो तो चुप रहकर सहने के बजाय उसकी चालाकी को उसी के सामने बेनकाब करना। जब दो नेगेटिव टकराते हैं, यानी जब नकारात्मकता का सामना उसी की शक्ति, दृढ़ता और कूटनीति से किया जाता है, तो जो अंतिम परिणाम निकलता है वो पॉजिटिव होता है। इस प्रक्रिया में नकारात्मक शक्ति निष्प्रभावी हो जाती है और अंततः विजय हासिल होती है। ये एक तरह का रक्षात्मक आक्रमण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या समाज से जोड़कर देखें तो ये बात कोई आज के आधुनिक युग की उपज नहीं है। बिल्कुल नहीं, इतिहास गवाह है। हमारे प्राचीन साहित्य और दर्शन में भी इस तरह की रणनीतियों का बहुत गहरा जिक्र मिलता है। भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य का नाम कूटनीति के लिए सबसे ऊपर आता है। चाणक्य ने साम दाम दंड भेद की एक बहुत ही स्पष्ट नीति दी थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ऐसा लगता है कि ये गणितीय सूत्र उसी प्राचीन नीति का एक आधुनिक रूप है। अगर किसी व्यक्ति को समझाया जा सके यानी साम, या उसे कुछ देकर मनाया जा सके यानी दाम, तो वो पॉजिटिव तरीका है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से नकारात्मक है, दुष्ट है और किसी भी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब क्या किया जाए? तब चाणक्य नीति के अगले दो चरण काम आते हैं। दंड यानी सजा देना और भेद यानी फूट डालना या रहस्य खोलना। साम और दाम सकारात्मक तरीके माने जाते हैं, लेकिन जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, एक प्लस और एक माइनस का टकराव हमेशा माइनस होता है। तो सज्जनता वहां काम नहीं आती? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब शत्रु बहुत अधिक नकारात्मक हो तो केवल सज्जनता काम नहीं आती।
तब दंड और भेद का कठोर उपयोग करना पड़ता है। लेखक भी यही कह रहे हैं कि केवल अच्छाई से बुराई को हमेशा नहीं जीता जा सकता। एक विषैले सांप के सामने अगर कोई शांति का पाठ पढ़ेगा तो उसे डसा ही जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण है ये। शत्रु को उसी के शस्त्र से मात देना, उसी के स्तर पर जाकर उसकी चालों को काटना ही बुद्धिमानी है। ये प्राचीन कूटनीति और आधुनिक गणित का एक बहुत ही सुंदर संगम है। यह अवधारणा आधुनिक मनोविज्ञान की दुनिया में भी बहुत गूंजती है। किस तरह से? आज के समय में थेरेपी और मनोविज्ञान की बहसों में मैचिंग एनर्जी यानी समान ऊर्जा से उत्तर देना एक बहुत ही चर्चित विषय है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ आक्रामकता, बदतमीजी या कूटनीति से पेश आ रहा है तो उस व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए उसी ऊर्जा के स्तर पर जाकर जवाब देना होगा, अन्यथा वो कुचल दिया जाएगा। जी। अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति लगातार दबी हुई आवाज में तर्क देने की कोशिश कर रहा है तो आक्रामक व्यक्ति पूरी तरह से हावी हो जाएगा। मैचिंग एनर्जी का सिद्धांत भी यही कहता है कि माइनस को माइनस से ही काटा जा सकता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। मैचिंग एनर्जी कोई प्रतिशोध नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षात्मक सीमा रेखा खींचने का तरीका है। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है जिस पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। ये लेख और ये गणितीय सिद्धांत आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी भ्रांति पर भी सीधा और तीखा कटाक्ष करता है। कौन सी भ्रांति? जिस भ्रांति को आज मनोवैज्ञानिक भाषा में टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा जाता है। सोशल मीडिया और मोटिवेशनल वक्ताओं के इस दौर में समाज में अक्सर ये सिखाया जाता है कि बस हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा मुस्कुराते रहो। हाँ, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, बस पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखो तो अंत में सब ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ही खतरनाक और अवास्तविक सोच है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इंसान अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर्फ इसलिए सहता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रतिक्रिया देना या गुस्सा करना उसे एक बुरा या नेगेटिव इंसान बना देगा। वो अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है। लेकिन ये स्रोत सामग्री इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी के भ्रम को बहुत बुरी तरह तोड़ती है। ये स्पष्ट करती है कि सिर्फ पॉजिटिव रहने से या आंखें बंद करके ये मान लेने से कि सब अच्छा है, दुनिया की कड़वी सच्चाइयां नहीं बदलती। जब सामने कोई विध्वंसकारी नकारात्मक शक्ति खड़ी हो तो केवल मुस्कुराने से या सकारात्मक उद्धरण पढ़ने से बात नहीं बनेगी। वहां ठोस कार्रवाई की जरूरत होती है। इस बात से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। कभी कभी वांछित यानी पॉजिटिव परिणाम पाने के लिए जानबूझकर नेगेटिव मोड में जाना न केवल आवश्यक होता है बल्कि अपरिहार्य हो जाता है। ये एक सामरिक कदम है। हाँ, ये मानसिक मजबूती का प्रतीक है, कोई कमजोरी नहीं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी इंसान को निष्क्रिय बना देती है, जबकि ये गणितीय सिद्धांत इंसान को कर्मठ बनाता है। ये सिखाता है कि जब परिस्थितियां मांग करें तो अपने भीतर के योद्धा को जगाना कोई अपराध नहीं है। बुराई का नाश करने के लिए अगर कुछ समय के लिए कठोर बनना पड़े तो ये एक बृहत्तर अच्छाई के लिए उठाया गया कदम है। इस चर्चा को सुनते हुए एक सवाल जहन में आता है। पूछिए। तो इस सब का असल जीवन में मतलब क्या है? क्या ये माइनस बनने का फॉर्मूला, ये कठोरता की रणनीति हमेशा हर जगह और हर किसी पर लागू की जानी चाहिए? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या असल जिंदगी में हर छोटे बड़े विवाद में इसी तरह माइनस बनकर जवाब देना सही है? क्योंकि ये सुनने में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार लगता है, और हर शक्तिशाली हथियार की तरह क्या इसका कोई भारी नुकसान भी हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। किसी भी सिद्धांत को आंख मूंद कर हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक स्थिति और आदर्श स्थिति में हमेशा एक बहुत बड़ा फासला होता है। वो कैसे? अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष या फेयर नहीं खेलती। खासकर जब बात गला काट प्रतिस्पर्धा की हो, किसी देश की राजनीति की हो, दफ्तरों में होने वाली गंदी राजनीति की हो, या यहाँ तक कि कुछ जटिल और विषाक्त पारिवारिक रिश्तों की हो, जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। जी, वहां अक्सर मैनिपुलेटिव, दूसरों को नीचा दिखाने वाले और सत्ता का खेल खेलने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के बीच केवल सीधा साधा बने रहने से काम नहीं चलता। वहां ये स्मार्टनेस, ये माइनस बनने की कला जीवित रहने के लिए जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। यानी ऐसे माहौल में जहां नियम ही बेईमानी के हों, वहां एक सीधे इंसान को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, उस माइनस को हराने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने सिद्धांतों को किनारे रखकर माइनस बनना ही पड़ता है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह लगता है। हाँ, इसमें जोखिम तो है। यहीं पर स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है,
जिस पर हमें बहुत जोर देना चाहिए। खतरा ये है कि अगर कोई इंसान हर लड़ाई जीतने के लिए, हर विवाद को सुलझाने के लिए बार बार नेगेटिव बनता रहे, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब वो अपनी मूल सकारात्मकता हमेशा के लिए खो दे। ये तो बहुत डरावना है। वो जीतने की इस आक्रामक आदत में इतना डूब जाए कि उसे याद ही ना रहे कि वो असल में एक पॉजिटिव इंसान था। जब इंसान लगातार बुराई से लड़ता है और उसी के तरीके अपनाता है, तो वो अनजाने में उसी बुराई का एक हिस्सा बन जाता है। उसका दृष्टिकोण हमेशा के लिए शंकालु और नकारात्मक हो सकता है। ये इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम है। ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन सच्ची तस्वीर है। कोई इंसान एक अत्याचारी से लड़ते लड़ते खुद ही अत्याचारी बन जाए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जो हमें सतर्क करते हैं। इसका मतलब है कि ये माइनस बनने का गणितीय सूत्र एक ऐसा हथियार है जिसे बहुत संभाल कर, बहुत ही सीमित समय के लिए और पूरी जागरूकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसे कब वो नकारात्मक मुखौटा उतार कर वापस अपनी असली सकारात्मक पहचान में लौटना है। इसी बात को अगर हम सच्ची जीत के स्वरूप से जोड़ें तो ये समझना होगा कि जीत केवल सामने वाले को हरा देना या उसे नष्ट कर देना नहीं है। तो सबसे बड़ी जीत क्या है? सबसे बड़ी, सबसे महान और सबसे आदर्श जीत तो वो है जहां नकारात्मक शक्ति को बिना खुद नकारात्मक बने बदला जा सके। स्रोत सामग्री में इसके बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन दोनों महान हस्तियों ने इतिहास के सबसे बड़े माइनस या नकारात्मक शक्तियों का सामना किया, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद हो या नस्लवाद। लेकिन उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा का मार्ग चुना। उनके सामने बहुत बड़ी नकारात्मक शक्तियां थीं जो पूरी तरह से आक्रामक थीं, लेकिन उन्होंने खुद को उस नेगेटिव सांचे में नहीं ढाला। उन्होंने खुद को माइनस नहीं बनने दिया। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक पहलू है। गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उस प्लस और माइनस वाले नियम को कैसे तोड़ा? ये समझने वाली बात है। उन्होंने अपने प्लस यानी अपनी सकारात्मकता और अपने सत्य की ताकत को इतना बड़ा, इतना विशाल कर दिया कि सामने वाले का माइनस उसके आगे बौना पड़ गया। उन्होंने नकारात्मकता को उसके अपने ही खेल में हराने के बजाय खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने ये साबित किया कि नैतिक बल और अडिग सकारात्मकता के सामने सबसे बड़ी चालाकी और आक्रामकता को भी झुकना पड़ता है। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है। इसमें अपार धैर्य और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और यही वो संतुलन है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। हर इंसान गांधी या मार्टिन लूथर किंग नहीं हो सकता और हर परिस्थिति में उनके तरीके तुरंत परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि केवल सज्जनता से दुर्जनता को हर बार हर जगह नहीं जीता जा सकता। लेकिन स्मार्टनेस और अच्छाई के बीच का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है और सामने खड़ा विरोधी कैसा है। कभी इंसान को अपनी रक्षा के लिए चाणक्य की तरह दंड और भेद अपनाना पड़ता है, उस गणितीय माइनस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कभी जब लड़ाई सिद्धांतों की हो और समय इंसान के पक्ष में हो, तो उसे गांधी जी की तरह अपने सकारात्मकता पर अडिग रहना पड़ता है। ये चुनाव ही इंसान की बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बलजीत सिंह मिथवा जी के इस रचना की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने बहुत ही तार्किक, व्यंग्यात्मक और आधुनिक मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। गणित के उन निर्जीव चिन्हों को उन्होंने कविता में पिरो दिया। उन्होंने स्कूल की एक साधारण सी सीख को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सत्य में बदल दिया जो सीधे समाज के यथार्थ पर चोट करता है। ये कोई साधारण सोच नहीं है, ये सचमुच एक साइकोजीनियस का ही काम हो सकता है। अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को देखें तो ये ज्ञान सुनने वालों के लिए एक बहुत ही मजबूत मानसिक उपकरण यानी मेंटल टूल का काम कर सकता है। अक्सर जीवन में ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो अपनी नकारात्मकता, अपने स्वार्थ और अपने चालाकी से दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में बजाय इसके कि इंसान खुद को कोसने लगे, अपनी अच्छाई पर शक करने लगे या डिप्रेशन में चला जाए, वो इस गणितीय सूत्र को याद रख सकता है। वो ये समझ सकता है कि समस्या उसकी अच्छाई में नहीं है, समस्या उसके चरित्र में नहीं है, बल्कि समस्या उस परिस्थिति में उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तरीके में है। ये एक ऐसा नजरिया है जो इंसान को किसी भी मुश्किल परिस्थिति में असहाय या लाचार महसूस करने से बचाता है। जब किसी व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि सामने वाले की नकारात्मकता को कैसे काटना है, तो वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहता है। वो भावुक होकर टूटने के बजाय एक शतरंज की खिलाड़ी की तरह रणनीतिक रूप से सोचने लगता है। और यही इस रचना की सबसे बड़ी सफलता है। ये रचना हमें ये सिखाती है कि अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए, दुनिया के कड़वे यथार्थ को समझिए।
और सबसे जरूरी बात, अपनी अच्छाई को, अपनी सज्जनता को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अच्छाई तब तक ही अच्छी है जब तक वो इंसान की रक्षा कर सके। जब वो कमजोरी बन जाए तो रणनीति बदल देनी चाहिए। ये पूरी चर्चा इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को समझने का एक बहुत ही शानदार प्रयास रही है। हमने एक छोटे से गणितीय नियम से शुरुआत की थी और हम जीवन दर्शन की गहराई तक पहुंच गए। ये इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान हर जगह बिखरा पड़ा है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। ये सचमुच एक बहुत ही बेहतरीन और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण रहा। हमने शुरू किया था स्कूल के ब्लैक बोर्ड से और हम पहुंच गए इंसानी मनोविज्ञान और इतिहास की सबसे गहरी परतों तक। एक शानदार सफर रहा ये। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इस चर्चा के बाद एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर किसी नकारात्मक स्थिति या इंसान को हराने के लिए किसी को लंबे समय तक खुद को नेगेटिव के सांचे में ढालना पड़े, तो जब वो जीत का पॉजिटिव परिणाम हासिल करता है, तब तक क्या उसके भीतर उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई असली पॉजिटिविटी बचती है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। या फिर बुराई से लड़ने के लिए पहना गया वो नकारात्मक मुखौटा ही अंततः उस इंसान का असली चेहरा बन जाता है? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक गणित है जिसे सुलझाना शायद हर इंसान के अपने हाथ में है।